नमस्कार, हार्दिक स्वागत करता हूं आपका भारत एक्सप्रेस पर। मैं हूं आपके साथ संगम राय और आप देख रहे हैं हमारा खास शो गुनहगार। जब लालच, धोखे और बेरहमी की सारी हदें पार कर देता है तो सिर्फ कानून ही नहीं, पूरा समाज कटघरे में खड़ा दिखाई देता है। कहीं एजुकेशन के नाम पर करोड़ों की लूट, कहीं साइबर ठगी का ऐसा जाल जिसकी डोर देश से निकलकर विदेश तक जा पहुंची, और कहीं रिश्तों का ऐसा खौफनाक अंत जिसने 3 मासूमों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। आज गुनहगार में बात होगी 3 बड़ी और चौंकाने वाली क्राइम स्टोरी की, जिसमें पहली स्टोरी मध्य प्रदेश के उस स्कॉलरशिप घोटाले की जहां जिन एमबीए स्टूडेंट्स ने कभी अप्लाई तक नहीं किया, उनके नाम पर बैंक अकाउंट खोल दिए गए और करोड़ों रुपए निकाल लिए गए। आखिर इस खेल का मास्टरमाइंड कौन है? दूसरी स्टोरी दुबई के एक फिनटेक ऐप की जो साइबर ठगों के काले धन को ठिकाने लगाने का जरिया बनता चला गया। और तीसरी एक ऐसी वारदात जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। मां तड़पती रही, 3 मासूम बेबसी से सब कुछ देखते रहे और पति चलती कार में पत्नी की हत्या करने के बाद घंटों तक शव लेकर घूमता रहा। आखिर इस बेरहमी की वजह क्या थी? पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के उस स्कॉलरशिप घोटाले की जिसने एजुकेशन सिस्टम पर ही सवाल खड़े कर दिए। जिन एमबीए स्टूडेंट्स ने अप्लाई नहीं किया, उनके नाम पर बैंक खाते खुले और करोड़ों रुपए का खेला हो गया। आखिर कौन है इस पूरे रैकेट के असली गुनहगार? हमारी खास रिपोर्ट देखिए। कहते हैं किसी भी क्राइम की शुरुआत एक छोटी सी चाल से होती है, लेकिन जब उस चाल के पीछे लालच और साजिश जुड़ जाए तो वही छोटा खेल करोड़ों के घोटाले में बदल जाता है। कुछ ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश से सामने आया है, जहां स्कॉलरशिप के नाम पर ऐसा खेल रचा गया जिसने पूरे सिस्टम को सवालों के घेरे में ला दिया। कागजों पर छात्र थे, रिकॉर्ड मौजूद थे, बैंक अकाउंट भी खुले हुए थे, लेकिन जब जांच की नजर इन फाइलों तक पहुंची तो एक चौंकाने वाली कहानी सामने आई। एमपी में करोड़ों रुपए की स्कॉलरशिप पर उठे सवाल। जिन स्टूडेंट्स को योजना का लाभ मिलना था, उन्हें बिना जानकारी के ही इस पूरे खेल में कैसे शामिल कर लिया गया? मध्य प्रदेश में स्कॉलरशिप के नाम पर चल रहे फर्जी बवाड़े का मास्टरमाइंड आखिर कौन है? एमबीए स्टूडेंट्स के नाम पर बैंक में खुले खातों का सच कब सामने आएगा? जिन एमबीए स्टूडेंट्स ने स्कॉलरशिप के लिए आवेदन तक नहीं किया, आखिर उनके नाम पर बैंक में खाते कैसे खुल गए और करोड़ों रुपए के इस खेल में कौन कौन शामिल है? बता दें, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सरकारी स्कॉलरशिप से जुड़ा एक ऐसा घोटाला सामने आया है जिसने एजुकेशन सिस्टम और बैंकिंग सिस्टम दोनों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि जिन स्टूडेंट्स ने कभी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई तक नहीं किया, उनके नाम पर बैंक अकाउंट खोल दिए गए। इन अकाउंट में सरकार की स्कॉलरशिप की रकम भेजी गई और फिर कॉलेज मैनेजमेंट और बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से पूरा पैसा निकाल लिया। करीब 1 करोड़ रुपए के इस घोटाले का खुलासा होने के बाद सीबीआई ने बैंक मैनेजर समेत 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। स्टूडेंट्स की जानकारी किसने और कैसे इस्तेमाल की? क्या फर्जी दस्तावेजों के सहारे स्कॉलरशिप की रकम निकालने का पूरा नेटवर्क चल रहा था? करोड़ों रुपए की स्कॉलरशिप में हुई गड़बड़ी के पीछे सिस्टम की चूक थी या कोई सुनियोजित साजिश जिसकी भनक छात्रों तक तो नहीं लगी? अब जांच इस बात की भी हो रही है कि कहीं ये फर्जीवाड़ा दूसरे कॉलेजों और दूसरे खातों तक तो नहीं फैला हुआ। सरकारी स्कॉलरशिप का मकसद आर्थिक रूप से कमजोर स्टूडेंट्स को पढ़ाई में मदद करना होता है, लेकिन भोपाल में इस योजना को कमाई का जरिया बना दिया। सीबीआई की शुरुआती जांच में सामने आया कि जनवरी 2020 से अक्टूबर 2021 के बीच भोपाल के एक निजी मैनेजमेंट कॉलेज से जुड़े लोगों और यूको बैंक की हबीबगंज शाखा के अधिकारियों ने मिलकर बेहद सुनियोजित तरीके से स्कॉलरशिप का पैसा हड़प लिया।
सीबीआई के मुताबिक इस पूरे मामले में 118 बैंक अकाउंट खोले गए। ये अकाउंट एमबीए स्टूडेंट्स के नाम पर थे, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिन स्टूडेंट्स के नाम पर अकाउंट खुले उनमें से कई को इसकी जानकारी तक नहीं थी। यानी स्टूडेंट्स न तो बैंक गए, न उन्होंने कोई फॉर्म भरा और न ही उन्होंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया, लेकिन उनके नाम पर बैंक खाते खुल गए और उनमें सरकार की स्कॉलरशिप की रकम भी पहुंच गई। सीबीआई भोपाल ने जांच शुरू कर दी है। जांच एजेंसी द्वारा आरोपियों को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। इसमें यूको बैंक हबीबगंज शाखा के तत्कालीन वरिष्ठ प्रबंधक प्रेमा वर्मा और कॉलेज के अधिकारी और कर्मचारियों को आरोपी बनाया गया है। मार्च में यूको बैंक भोपाल के डीजीएम और जोनल हेड लोकेश कुमार की शिकायत की जांच के बाद सीबीआई ने एक्शन लिया है। जांच में कॉलेज से जुड़े विनय मल्होत्रा, आदित्य मल्होत्रा, मनोज जैन, राम सिंह वर्मा और विनेश मेश्राम की शुरुआती भूमिका सामने आई है। सीबीआई ने प्रेमा वर्मा के साथ इन सभी को आरोपी बनाया है। इन्होंने अकाउंट खुलवाने और उनमें अपने मोबाइल लिंक कराने, एटीएम कार्ड लेने और धोखाधड़ी से पैसा निकालने का काम किया। अकाउंट खुलवाने में फर्जी दस्तावेज और जाली सिग्नेचर का इस्तेमाल किया था और बैंक ने भी नियमों के मुताबिक जरूरी केवाईसी वेरिफिकेशन नहीं कराया था। वहीं अब जांच में सामने आए रिकॉर्ड अब इस पूरे मामले की अहम कड़ी बन चुके हैं। बैंक अकाउंट की जानकारी, दस्तावेजों की जांच और पैसों के लेन देन से जुड़े सबूतों के आधार पर जांच आगे बढ़ रही है। अब जांच का फोकस उन लोगों पर है जिन्होंने इस पूरे खेल को तैयार किया, जिन्होंने स्टूडेंट्स के नाम का इस्तेमाल किया और जिन्होंने सरकारी पैसे तक पहुंच बनाने की कोशिश की, क्योंकि कागजों पर बनाया गया कोई भी खेल ज्यादा दिनों तक छिप नहीं सकता। रिकॉर्ड बोलते हैं, अकाउंट सच बताते हैं और जांच की नजर से कोई भी कड़ी बच नहीं पाती। स्कॉलरशिप के नाम पर शुरू हुआ ये खेल अब जांच के घेरे में है और सामने आ रहे नाम इस पूरे मामले की कहानी को एक नया मोड़ दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और अब बात करेंगे दूसरी बड़ी क्राइम स्टोरी की। साइबर ठगी अब सिर्फ लोगों की जेब पर डाका नहीं डाल रही, बल्कि ठगी की रकम को ठिकाने लगाने के लिए अंतरराष्ट्रीय रास्ते भी तलाश चुकी है। जांच में सामने आया है कि दुबई का एक फिनटेक ऐप साइबर ठगों के लिए करोड़ों रुपए खपाने का जरिया बन गया। आखिर कैसे चलता था यह पूरा नेटवर्क, कौन थे इसके पीछे के चेहरे और कैसे ठगी का पैसा पल भर में आंखों से ओझल हो जाता था, हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। साइबर क्राइम का तरीका अब पहले जैसा नहीं रहा। पहले ठग लोगों को निशाना बनाकर उनके बैंक खातों से पैसे निकालते थे और वहीं कहानी खत्म हो जाती थी। लेकिन अब असली खेल ठगी के बाद शुरू होता है। ठगी से जुटाई गई रकम को इस तरह अलग अलग अकाउंट और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए घुमाया जाता है कि उसकी असली पहचान तक पहुंचना बेहद मुश्किल हो जाए। इसी खेल की परतें खोलते हुए ईडी और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट यानी FIU की जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE का फिनटेक ऐप PYYPL साइबर ठगी के पैसों को आगे पहुंचाने और उन्हें क्रिप्टो करेंसी में बदलने की कड़ी बना। जांच एजेंसियों के मुताबिक इस ऐप के जरिए करीब 641 करोड़ रुपए को क्रिप्टो करेंसी में बदला गया। इस खुलासे ने यह साफ कर दिया कि साइबर ठग अब सिर्फ बैंक खातों का नहीं बल्कि विदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी सहारा ले रहे हैं। इस खुलासे ने साइबर क्राइम के उस नेटवर्क की तस्वीरें सामने रख दी हैं जो अब सिर्फ बैंक अकाउंट तक सीमित नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म और वर्चुअल एसेट्स तक फैल चुका है। जांच में सामने आया, ठगी का पैसा सबसे पहले अलग अलग बैंक अकाउंट में डाला जाता था। ये ऐसे अकाउंट थे जिन्हें सिर्फ पैसे घुमाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था।
जिसमें कई अकाउंट फर्जी दस्तावेजों से खोले गए तो कई लोगों के नाम और पहचान का इस्तेमाल करके तैयार किए गए। जैसे ही पैसा इन अकाउंट में पहुंचता, कुछ ही मिनटों में उसे दूसरे और फिर तीसरे खाते में भेज दिया जाता, ताकि पैसों का पूरा रास्ता पकड़ना मुश्किल हो जाए। इसके बाद शुरू होता था असली खेल। अलग अलग अकाउंट से पैसा यूएई की फिनटेक ऐप PYYPL तक पहुंचाया जाता और वहां से उसे क्रिप्टो करेंसी में बदल दिया जाता। एक बार पैसा क्रिप्टो में बदलने के बाद उसे अलग अलग डिजिटल वॉलेट में भेज दिया जाता, जिससे ये पता लगाना और मुश्किल हो जाता कि पैसा आखिर कहां गया। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट यानी FIU की ऑपरेशनल एनालिसिस रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 3 महीने सितंबर से नवंबर 2023 में PYYPL के सहारे भारतीय डेबिट कार्ड्स का इस्तेमाल कर 641 करोड़ रुपए ठिकाने लगा दिए। PYYPL ने इन रुपयों को क्रिप्टो करेंसी में बदल दिया गया। वहीं ED और FIU की जांच में बैंक खातों, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड और डिजिटल डेटा की पहचान की गई तो इसी जांच में करीब 641 करोड़ रुपए के ऐसे लेन देन का पता चला जिन्हें क्रिप्टो करेंसी में बदले जाने की बात सामने आई। रिपोर्ट के मुताबिक FIU की जांच पड़ताल में बड़े PYYPL से जुड़े हजारों भारतीय बैंक खातों की जानकारी मिली, जिनका इस्तेमाल साइबर ठगी में किए जाने का शक है। इनमें HDFC के 5,599, IDFC फर्स्ट बैंक के 3,168 और इंडसइंड बैंक के 1,434 बैंक अकाउंट शामिल हैं। इन अकाउंट में एक मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पता का इस्तेमाल किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इंडसइंड बैंक के हाई वैल्यू 17 अकाउंट की जांच में 900 करोड़ रुपए के साइबर ठगी की रकम आने और PYYPL के सहारे उन्हें क्रिप्टो करेंसी में बदलने के सबूत भी मिले हैं। ये 17 अकाउंट फर्जी ई-कॉमर्स, सट्टा, जुआ और ऑनलाइन रमी प्लेटफॉर्म से जुड़ी 15 कंपनियों के हैं। इनमें से रूडवेदा एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और पावा वर्चुअल एसेट प्राइवेट लिमिटेड के जरिए 3 करोड़ 68 लाख टेथर की क्रिप्टो करेंसी में बदल दिया गया। टेथर दुनिया का सबसे भरोसेमंद और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली क्रिप्टो करेंसी है। वहीं अब एजेंसियां इस पूरे खेल से जुड़े हर शख्स तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। ये भी पता लगाया जा रहा है कि इस नेटवर्क को कौन चला रहा था, पैसा कहां से आया, किन किन रास्तों से गुजरा और आखिर में किस तक पहुंचा। जांच में ये भी सामने आया कि साइबर ठग पहले लोगों को निवेश, ऑनलाइन नौकरी, डिजिटल अरेस्ट, कस्टमर केयर, KYC अपडेट और दूसरे झांसे देकर अपने जाल में फंसाते थे। जैसे ही पीड़ित पैसा भेजता, रकम तुरंत कई खातों में बांट दी जाती। इसके बाद वही पैसा विदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए आगे बढ़ाकर क्रिप्टो करेंसी में बदल दिया जाता था। जांच एजेंसियों का मानना है कि ये पूरा खेल पहले से तय पूरी प्लानिंग के साथ चलाया जा रहा था। इसमें हर व्यक्ति का अलग काम था। कोई बैंक खातों का इंतजाम करता था, कोई पैसों को एक खाते से दूसरे खाते तक पहुंचाता था और कोई उन्हें विदेशी प्लेटफॉर्म के जरिए आगे भेजने का काम करता था। इस तरह पूरे सिस्टम को इस तरह तैयार किया गया था कि जांच करने वालों के लिए पैसों की पूरी कड़ी तक पहुंचना आसान न रहे। इस खुलासे ने यह भी दिखा दिया है कि साइबर क्राइम अब सिर्फ मोबाइल और बैंक खाते तक सीमित नहीं है। अब इसके तार विदेशों में मौजूद डिजिटल प्लेटफॉर्म और क्रिप्टो करेंसी तक जुड़ चुके हैं। यही वजह है कि ऐसे मामलों की जांच में सिर्फ देश के भीतर नहीं बल्कि दूसरे देशों की एजेंसियों से भी तालमेल बैठाना पड़ता है। फिलहाल ED और FIU इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। कोशिश ये है कि इस पूरे रैकेट की हर कड़ी को सामने लाए, ठगी के पैसों का पूरा सफर पता चले और इस खेल में शामिल हर चेहरे को कानून के दायरे में लाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और अब बात तीसरी बड़ी रिपोर्ट की।
जहां एक मां जिंदगी के लिए तड़पती रही, बच्चे बेबस होकर सब कुछ देखते रहे और आरोप है कि पति चलती कार में पत्नी की हत्या करने के बाद घंटों तक शव लेकर घूमता रहा। आखिर उस कार के भीतर ऐसा क्या हुआ जिसने एक परिवार को हमेशा के लिए उजाड़ दिया? ये रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र के वाशिम में समृद्धि एक्सप्रेसवे पर चलती कार में हुई खौफनाक वारदात का आखिरकार सच क्या है? एक पति ने अपनी पत्नी को मौत के घाट क्यों उतारा? 3 मासूम बच्चों के सामने सफर में ऐसा क्या हुआ कि ये रिश्ता मौत के अंत तक पहुंच गया? जिस तरीके से एक पति ने चलती कार में अपनी पत्नी की हत्या कर दी, आखिरकार उसके पीछे पति की मंशा क्या थी? क्या एक रिश्ता, एक विवाद, एक गुस्सा इस पूरे रिश्ते को खत्म कर दिया? पूरा परिवार तबाह होने के कगार पर है। आखिरकार समृद्धि महामार्ग पर हुए इस हादसे का पूरा सच क्या है? रिश्तों की जब डोर टूटती है तो सिर्फ एक जिंदगी खत्म नहीं होती, बल्कि कई जिंदगियां बिखर जाती हैं। महाराष्ट्र के वाशिम से सामने आई ऐसी ही दर्दनाक घटना ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। यहाँ समृद्धि एक्सप्रेसवे पर सफर के दौरान एक शख्स ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर डाली। दिल को झकझोर देने वाली बात यह है कि इस पूरी वारदात के दौरान कार में मौजूद 3 मासूम बच्चे अपनी मां की मौत का लाइव मंजर बेबसी से देखते रहे। हत्या के बाद आरोपी पति कई घंटों तक महिला की लाश को गाड़ी में डालकर सड़कों पर घूमता रहा और बाद में खुद ही थाने जाकर सरेंडर कर दिया। बता दें, आरोपी सलमान और उसकी पत्नी हसीन बानो के बीच रास्ते में किसी बात को लेकर तीखी बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते बहस इतनी बढ़ गई कि सलमान ने आपा खो दिया। उसने पहले कार में रखी लोहे की रॉड से अपनी पत्नी हसीन बानो पर ताबड़तोड़ हमला किया और फिर बच्चों के सामने ही गला घोंटकर उसे जान से मार डाला। वहीं हत्या करने के बाद आरोपी सलमान ने कार रोकी नहीं। वो अपनी पत्नी के शव को सीट पर ही छोड़कर वाशिम के कारंजा शहर की सड़कों पर काफी देर तक घूमता रहा। वहीं घंटों तक भटकने के बाद आरोपी खुद ही गाड़ी चलाकर कारंजा पुलिस स्टेशन पहुंचा। उसने ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों के सामने जाकर जो कबूलनामा किया, उसे सुनकर सबके होश उड़ गए। सकाळी कारंजा पोलीस स्टेशन येथे एक उत्तर प्रदेश नोएडा इथं राहणारा सलमान खान हा 30 वर्षाचा युवक स्वतःची कार घेऊन पोलीस ठाण्यात आला आणि त्याने पोलीस ठाण्यात हजर असलेल्या अंमलदारांना मी माझ्या पत्नीला मारून तिचा मृतदेह गाडीत ठेवलेला आहे आणि आता पोलीस स्टेशनला सरेंडर करत आहे अशी माहिती दिल्यावरून पोलिसांनी खात्री केली असता वाहनामध्ये त्याच्या पत्नीचा मृतदेह आढळून आला। प्राथमिक चौकशीमध्ये असं लक्षात आलं की ते नागपूरहून निघाले होते। गाडीमध्ये सलमान, त्याची पत्नी व 3 लहान मुलं असे 5 जण प्रवास करत असताना गाडीमध्ये झालेल्या काही किरकोळ वादाचं रूपांतर मोठ्या वादात होऊन यातील सलमान याने पत्नीच्या डोक्यात कोणत्या तरी कठीण वस्तूने प्रहार करून व नंतर गळा ओढून तिचा खून केल्याचं निष्पन्न होत आहे। प्राथमिकदृष्ट्या असं दिसून येत आहे। विशेष म्हणजे या घटनेनंतर तो स्वतः गाडीसह पोलीस स्टेशनला येऊन त्याने या घटनेची माहिती पोलिसांना दिली आहे। कारंजा शहर पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी आणि त्यांचं पथक या गोष्टींचा पुढील तपास करत आहेत। वहीं शुरुआती जांच में पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर
आरोपी सलमान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक घटना के पीछे पति पत्नी के बीच लंबे समय से चल रहा विवाद और शक की बात सामने आई है। वहीं इस मामले में सबसे ज्यादा चर्चा उन 3 मासूम बच्चों की हो रही है जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अपनी मां को खो दिया। बचपन की सबसे खूबसूरत यादें माँ बाप के प्यार से बनती हैं, लेकिन इन बच्चों के हिस्से में एक ऐसी याद आई जिसे मिटाना शायद आसान नहीं होगा। फिलहाल जांच एजेंसियां अब इस पूरे मामले की हर कड़ी को कड़ी से जोड़ने में जुटी हैं। घटना से पहले क्या हुआ, पति पत्नी के बीच किस बात को लेकर विवाद था, वारदात किस तरह हुई और इसके पीछे की पूरी वजह क्या थी, इन सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम गुनहगार में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ। स्टे सेफ, स्टे अलर्ट।